गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, इसके पहले तक के हम वीडियोस में हेनरी फ्योल के हमने सिद्धांत पढ़ लिए हैं, मैनेजमेंट के, प्रबंधन के। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एफ डब्ल्यू टेलर। राइट, दिखा, एफ डब्ल्यू टेलर। इसको एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, या फिर इसको सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। बात समझ में आई? यदि वो पूछता है कि भैया वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं, तो आप टेलर ने जो बताए हैं, जिनका अभी हम पढ़ने वाले हैं, एफ डब्ल्यू टेलर, उन्होंने जो प्रिंसिपल बताए हैं आपको वो बताने हैं। ठीक है, या डायरेक्टली उनके नाम से भी पूछ सकता है। तो इनके बारे में ये आप यहां से पढ़ लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है, पर इसमें से एमसीक्यू बनता है। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हो ना पहला, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एमपी बोर्ड कौन मरा कौन कब जिया उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके ज्ञान में कम है ना। तो वो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि भैया वो कौन थे, है ना। तो क्या बेटा, कुछ नहीं। देखो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, राइट, ये सब एमसीक्यूज बनते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे वाला पैराग्राफ इतना खास नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, है ना, ऊपर वाला महत्वपूर्ण था, नीचे इतना कुछ खास नहीं था। टेलर के योगदान, अब कभी कभार ये घटिया सी बात पूछ लेता है कि टेलर के योगदान क्या है। अरे यार, उन्होंने क्या ज्ञान दिया ये पूछो ना साहब, उस पर ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये भी देख लेना। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है ना टेलर के योगदान, ये थोड़ा सा बेटा बेटा सबसे नीचे पेज में, पेज के नीचे एफ डब्ल्यू टेलर के योगदान, राइट, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। क्लियर? चलिए आते हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए उस पर बात करेंगे अपन, है ना। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस पर बात करेंगे, बजाय उनके जन्म मरण पे बात करने के। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या है ना। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या है, मेरा एक एग्जांपल सुनो, 5 मिनट का है, पर पूरी तरह से समझ में आएगा क्या है। भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन का पहला तो मतलब है कि प्रबंधन को किस तरह से करो, वैज्ञानिक तरीके से करो। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब प्रबंधन को वैज्ञानिक तरह से करो। अब वैज्ञानिक तरीके का मतलब क्या है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जरा सोच के देखो। कोई सी भी चीज, जैसे मोबाइल हो गया, राइट, मोबाइल में पहले क्या आता था, 2G चलता था और सिर्फ फोन पे बात हो सकती थी। फिर धीरे धीरे उसमें और अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ उसमें, और उसमें हमने डिस्प्ले देखे और उसमें हम गाने देखने लगे, है ना। 1 GB की रैम लगती थी, तुम लोगों के जमाने, तुमको तो याद भी नहीं होगा, हमको याद है क्योंकि मैं खुद उस समय 12th में था, 11th या 12th में था। तो मालूम है नोकिया का 6601 एक मोबाइल आया था, इतना बड़ा, उसमें पहली बार इतने बड़ी डिस्प्ले आई थी, पहली बार, और उसमें 1 GB का क्या लगती थी, रैम लगती थी। उसमें गाने देखते थे, अरे तो बोले ऐसा लगता था क्या बात है यार, मतलब हाथ में मोबाइल में मतलब गाने, इतनी बड़ी बात है। समझ में आ रही बात? पर वैज्ञानिक वहीं नहीं रुके, वैज्ञानिक बोले नहीं, इसकी कैपेसिटी और बढ़ाओ, है ना। कैमरा आता था, चड़ा सा कैमरा, उससे लोग फोटो खींच के खुश हो जाते थे, अरे क्या फोटो भैया, फोटो मोबाइल में। समझ में आ रही? पर वैज्ञानिक वहां नहीं रुके, उसके आगे बढ़ते गए, है ना। आज देखो, आज मैंने एक एड देखा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, है ना, 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अरे बाप रे, पहले तो अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले 64 मेगापिक्सल कैमरा जब सुना था तो बोले अरे 64 का मतलब क्या होगा यार भाई। वैज्ञानिक कभी रुकता नहीं है, वैज्ञानिक का मतलब क्या है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, एक चीज टारगेट बनाता है, मुझे ये करना है, फिर उसके बाद फिर से आगे सुधार करता है। समझ में आ रही ना, 2G से कहां तक चले जा रहे हैं, अभी 5G पे आ जाएंगे अपन, सुधार होते जा रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांत ये बोलता है, मैं प्रबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहा हूं, कि कभी रुको मत, परफेक्ट कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ और बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश होती है। 64 मेगापिक्सल है, संतुष्ट नहीं हुआ वो,
करा तो सही उसने, टारगेट लाया कि 64 में का, पर अब 64 के बाद में 108। अब 108 के बाद में क्या मालूम क्या आएगा, 1008 तक नहीं रुक जाएगी। रुकेंगे कभी नहीं बेटा, है ना। टच आने लगा, फिर उसमें तुम सारा नेट चलाने लगे, सुधार होते जाएगा। पहले मोबाइल आता था ऐसा भारी सा आता था कि किसी को मार मार दो तो मर जाए, है ना। अभी मोबाइल टूट जाए, इतने हल्के आते हैं। क्या करते जा रहे हैं, सुधार करते जा रहे हैं, हल्का करते जा रहे हैं। विज्ञान का मकसद है जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सुधार करते जाओ, कभी रुको मत, ठीक। अब आते हैं अपन वैज्ञानिक प्रबंधन पे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब भी वही हुआ, कभी प्रबंधन में रुको मत। कभी ये मत मानो कि ये काम जो चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं नहीं, हमने टारगेट बनाया था इसको अच्छा करने का, अब फिर से इसको सुधार करेंगे, रुको मत। कभी आपने एड देखे हैं, नया टाइड पहले से बेहतर, नया रीन पहले से बेहतर, ये पहले से बेहतर क्या करते जाते हैं हर 6 महीने में। यही तो वैज्ञानिक प्रबंधन है। वो कंपनियां कभी रुकना नहीं चाहती, वो हमेशा अपने आप को क्या कर रही है, बेहतर बनाते जा रही है। और यही वैज्ञानिक है प्रबंधन में। परफेक्ट कुछ नहीं होता, बात समझ में आ रही है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो हो रहा था उसमें अभी भी कमी है, उसको भूल जाओ, अब नया करो, ये है वैज्ञानिक प्रबंधन। बैंक में, बैंक में अपन लोग जाते हैं, लाइन लगते हैं पैसे डिपॉजिट करना हो तो, है ना। अब बड़े शहरों में जाओ, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं जब इंदौर गया था, आईसीआईसी बैंक में मेरे को पैसे डिपॉजिट करने गया मैं, है ना, इंदौर में। तो वहाँ लाइन नहीं लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे चेयर पे बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। अब मैं गया कैश काउंटर, वहां जाके खड़ा हो गया, भैया पैसे। बोले भैया वहां जाओ पहले टोकन लो। मैंने ये क्या होता है, बोले वहां जाओ तो सही। एक मशीन ऐसी डिस्प्ले वाली मशीन लगी हुई थी, जैसा अपना एटीएम होता है ना वैसा, है ना। उस पे आप दबाओ कि आपको यहाँ पर क्या काम है। मैंने बोला कैश डिपॉजिट, तो एक स्लिप निकली करीब, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। वो नंबर एक स्क्रीन, टीवी स्क्रीन रहेगी, उस पर आएगा, और उसके सामने आपका जैसे नंबर लिखा 3A, क्या आया आपका 3A, तो उसके सामने आएगा कि आपको कौन से काउंटर पे जाना है। काउंटर तो समझते हो ना, है ना, कि 4 नंबर काउंटर पे जाना है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका नंबर कितनी देर में आने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी कौन सा चल रहा है, मान लो 2A चल रहा है, तो अब आपका ही नंबर है 3A, है ना, और काउंटर नंबर आ जाएगा 5 पर आपको जाना है। आप आराम से बैठो, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है साहब। अब हमारे ग्राहक को क्या बोलता है वो, अब हमारे ग्राहक को, यार ग्राहक थोड़ी खड़ा रहेगा, भगवान होता है, बैठो आप आराम से। बात समझ में आ रही है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार ये लाइन लगने वाली पद्धति बेकार है यार, इसको सुधारो। लोग तो नहीं बोल रहे थे, लोग तो मजे से खड़े होते थे कि तकलीफ भी होती थी, पर कोई बैंक से वापस चला जाता था क्या, नहीं ना। पर मैनेजमेंट ने, प्रबंधन ने सोचा नहीं यार इसका सुधार करो, ये ऐसा कब तक, वो होने लगा, ठीक। फिर उसके बाद में ऐसे बैंक ने और क्या सुधार करा मालूम है, उसके बाद में जब गया तो मैंने देखा कि आपको लाइन टोकन लेने की भी जरूरत नहीं है, वहां से एक इन्वेलप लो, उनका प्रिंटेड इन्वेलप आता है, उसमें पैसे डालो, कितने हैं वो डिटेल डालो, इन्वेलप दो और भग जाओ, सब हो जाएगा। मतलब आपको उतनी देर भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं भैया तुम्हारा टाइम कीमती है, हम नहीं बर्बाद करेंगे। किसके लिए सोच रहे हैं, ग्राहक के लिए, और क्या करते जा रहे हैं, बेहतर। फिर बोले सर आप एटीएम का ज्यादा यूज करो, अभी कोई सी भी बैंक में जाओ वो आपको पूरा दबाव डालते हैं, काय का, एटीएम का यूज करो। भाई पैसे निकालने के तो लिए सही सही, पैसे जमा करने के लिए भी बोलते हैं एटीएम का इस्तेमाल करो। क्यों, टाइम वेस्ट मत करो यार, ये पुरानी पद्धति है लाइन में लग के खड़े होना। बात समझ में आ रही है। एटीएम का इस्तेमाल जब अच्छा बढ़ने लगा तो अब कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने का बोलती है। फोन लगाते हैं, आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करी, नहीं करी, कर लीजिए सर, बेहतर है। सुधार करते ही जा रहे हैं, कभी नहीं रुकेंगे, यही वैज्ञानिक प्रबंधन है। समझ में आ गया, बेहतर से बेहतर करते जाना। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करूंगा, सिर्फ इसका मीनिंग समझाऊंगा और काम काम की बात है ना, क्योंकि आपके दिमाग में मेरे को बात डालनी थी कि वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, चले।
वैज्ञानिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ प्रबंधन को वैज्ञानिक ढंग से करना है। अन्य शब्दों में, यहां ध्यान देना, प्रबंधन की रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी मतलब पुराने, अपने जैसे बाप दादा बोलते रहते हैं ना, और हमारा जमाना तो ऐसा, तो उनको छोड़ो। देखो, जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे नया अपना नहीं सकते। पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, तभी जाके आप नई चीज को अपनाओगे। अब यही मान लो यार यही बेहतर है, तो कुछ सुधार होगा क्या? नहीं होगा। यदि वैज्ञानिक लोग 2G को ही सबसे बेस्ट मान लेते, और मतलब मोबाइल देखो ना यार, चलते फिरते बात कर सकते हैं, इससे तो सर्वोत्तम हो ही नहीं सकता। यदि वैज्ञानिक वहीं संतुष्ट हो जाता तो आज हम एंड्रॉइड मोबाइल चलाते क्या? बात समझ में आ रही ना? और मालूम है धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं होता है कि वैज्ञानिक 50 साल पहले का सोच रहेगा कि 50 साल बाद ऐसा होगा। वो धीरे धीरे इसमें क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 2 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल कैमरा, बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम से एक 108 मेगापिक्सल कैमरा नहीं आया बेटा। ठीक, छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक क्रमबद्ध, क्रम मतलब सीक्वेंस है। ये जैसे क्या हो रहा है, मोबाइल का अपना ये जो जनरेशन बढ़ रहा है, क्रमबद्ध हो रहा है, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, क्रमबद्ध। तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण मतलब लॉजिक है ना, कारण और उसका रिजल्ट का लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वह तकनीकों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है। ठीक है, टेलर के अनुसार, ये ध्यान रखना है ना बेटा, ये जो पूरा अपन ने पढ़ा ना, अन्य शब्दों में प्रबंधन की रूढ़िवादी से, ये पूरा इसको ध्यान रखना है ना। टेलर के अनुसार प्रबंधक को कभी भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले उसको चेक कर लो अच्छे से, है ना, और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चलिए, इसके अनुसार जो इसने वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषा दी उसको समझना। वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप लोगों से वास्तव में क्या कराना चाहते हैं, आप चाहते क्या हो कि लोग क्या करें, तथा यह देखना कि वे उसको कैसे सबसे अच्छे व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। सबसे अच्छा ढंग और सबसे सस्ता होना चाहिए, यही वैज्ञानिक है ना। बेहतर से बेहतर, मैं बोल रहा हूँ बेहतर मतलब क्या, सबसे अच्छा। ठीक है, ये एफ ड्रगर की भी डेफिनेशन आप लोग रीड कर लेना, अच्छी है। ठीक है ना भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं तथा लक्षण। चलो पहले तो हम इसी को देख लेते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के विशेषताएं व लक्षण। मतलब आखिर हम किसको कहेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन है। यदि कहीं पर प्रबंधन हो रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वहां पर वैज्ञानिक प्रबंधन है। बात समझ में आ रही है? निश्चित योजना, इसमें क्या होती है, एक निश्चित योजना होती है। ठीक है ना, क्या करना है ये पहले से निश्चित होता है। यदि आपके पास ऐसी प्लानिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि आप शायद वैज्ञानिक प्रबंधन में हो। क्लियर? आगे, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। अरे अब विज्ञान क्या करता है, विज्ञान बार बार एक ही चीज को क्या करता है, दोहराता है और उसका परीक्षण करता है। अभी जैसे वैक्सीन बन रही है कोरोना की, तो क्या एक ही व्यक्ति को लगा दिया और ठीक हो गया तो क्या सबको लगाना चालू कर देंगे? नहीं, उसके ना बहुत हजारों लोगों पर उस पर प्रयोग कर रहे हैं कि भैया यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज वाला है तो उस पे उसका क्या असर हो रहा है, किसी को दिल की बीमारी है तो उस पर उसका क्या असर हो रहा है। परीक्षण करते रहते हैं। विज्ञान क्या करता है, बार बार परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है। ठीक, तो वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, अगला, मैं इनको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, है ना, क्योंकि सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, नियमों का समूह। वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करने के लिए नियमों के समूह का निर्माण किया जाता है, जिन्हें कठोरता से लागू किया जाए। मतलब इसमें रूल्स होंगे, है ना, नियम होंगे, कुछ कायदे कानून होंगे। इसमें इतना दम नहीं है। सामायिक अध्ययन, अब ये सामायिक अध्ययन क्या है आगे हम पढ़ेंगे। ये जो चारों पॉइंट दिए हुए ना बेटा, थकान, समय, गति, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
मितव्ययिता, मितव्ययिता मैं कई बार समझा चुका हूं मेरे ख्याल से। मितव्ययिता का मतलब होता है सस्ता नहीं, अच्छा है ना, सही गुण और सही कीमत, उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी। ठीक है, न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, इसको क्या बोलेंगे, मितव्ययिता। ठीक है, चलिए, कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। हमारे कार्य करने की जो कैपेसिटी है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। इफिशियंसी बढ़ाने वाला होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब क्या है, इससे आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, है ना, इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी को अपन अच्छे से जानते हैं, इसलिए यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। परंपरागत प्रबंधन का विरोधी, ओ हो, ये समझ लेना, यही तो मैं कई बार बोल रहा हूं, क्या कि पूरे पुराने तरीके को भूल जाओ, भूल जाओ पुराने तरीके को, नया तरीका खोजो। समझ में आ रही बात? ऊपर था ना रूढ़िवादी, छोड़ो रूढ़िवादी मतलब पुरानी, तो ये वही बोल रहा है कि पुरानी जो परंपरा है ना, भूलो उसको, तभी जाके कुछ नया सोच पाओगे। क्लियर? मानसिक क्रांति, ये आगे हम पढ़ेंगे, मानसिक क्रांति क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, खास ध्यान हम देंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या थे, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। नाम याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना, एमसीक्यू बनता है। तो देखो, इसमें से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, वो बोल सकते हैं कि प्रबंधन के कोई चार, वैज्ञानिक प्रबंधन के कोई चार सिद्धांत बताइए। वैसे तो 4-5 ही होंगे, ज्यादा नहीं है ना, तो बताइए। ठीक, तो 4 सिद्धांत लिख दो। ठीक, देखो, सबसे पहला क्या है, विज्ञान न की रूढ़िवादिता। वही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थंब रूल, ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, रूल ऑफ थंब। थंब रूल का मतलब ये होता है कि अड़ जाना, ये तो ऐसा ही होता है। वो क्या बोल रहा है, ये तो ऐसा ही होता है, तो वो लिख रहा है उसके आगे नॉट। नॉट का मतलब क्या, नहीं, मत अड़ो कि ऐसा ही होता है, इससे बेहतर हो सकता है। अपने दिमाग में बोले सबसे पहले तो ये बात डालो कि कोई चीज बेहतर नहीं होती, इससे बेहतर हो सकती है, तभी जाके आप वैज्ञानिक प्रबंधन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? पढ़ के देखो, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर, रट्टा मारने वाले लकीर के फकीर होते हैं ना, मतलब उनको जैसा बोल दे वो वैसे ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। मतलब आपको, यदि हमने प्रिंसिपल बताए, वो खुद बोलता है कि मैं यदि तुमको बोल रहा हूं कि यार कोई काम को तुमको ऐसा करना चाहिए तो अच्छा होगा, तुम मेरी मत सुनो, तुम इससे और बेहतर करने की सोचो। क्यों क्यों मेरी बात पे रुक रहे हो, तुम मुझसे भी अच्छा करो, वो ये बोल रहा है। ठीक, लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को नहीं अपनाते रहना चाहिए। मतलब उनको क्या करना चाहिए, तुमको त्यागना चाहिए और नए नए प्रयोग द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक, चलिए, ये पॉइंट पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, विज्ञान न की रूढ़िवादिता को समझाइए, 1 नंबर में पूछ लेगा। क्लियर? मैत्री न की मैत्री न की मतभेद, राइट। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें श्रम मतलब उत्पादन का मुख्य साधन, श्रम मतलब लेबर, और उत्पादन का मुख्य साधन है ना मशीन ले आओ, पर लेबर नहीं होगा तो क्या कर लोगे तुम, राइट, एवं प्रबंधन दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। पूरक समझे मतलब, ना मेरे बिना, मतलब ऐसा है कि भाई मैं तेरे बिना अधूरा हूं और तू मेरे बिना अधूरा है। प्रबंधन ये नहीं समझे कि देखो हम तुमको सैलरी देते हैं, यदि हम तुमसे काम नहीं करवाए, यदि हम तुमको काम ना दे तो तुम भूखे मर जाओगे, नहीं, ये गलत बात है। श्रम भी ये ना सोचे क्या कि हम काम कर सकते हैं तो तुम खा रहे हो, तुम एसी में बैठ रहे हो, हम हमारा पसीना बहा रहे हैं तो तुमको ये मिल रहा है, ना सोच भाई, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। यदि ऐसा सोचोगे, ये गलत है। मैं एक बात बता दूं बेटा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, इसलिए मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं। बड़ी से बड़ी कंपनियां सिर्फ इसी कारण से बंद हो गई, और उसके बहुत से उदाहरण है।
मतलब आप इंदौर में पता करो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, तो आपको कोई भी बता देगा। सिर्फ अहम अहम मतलब घमंड, या एक ये चीज कि भाई हमारे बिना तुम बेकार हो। वहां के श्रमिकों ने क्या सोच लिया, हमारे बिना ये प्रबंधक या ये सेठ, उस कंपनी का मालिक बेकार है। और क्या कर दिया, आंदोलन, वो भूख हड़ताल बोलते हैं ना, श्रमिक कौन करते हैं, पुरानी पिक्चरों में कभी देखा होगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे श्रमिक कौन, मजदूर लोग, वो कर दिया उन्होंने। 25-30 साल से ज्यादा हो गए, 40 साल 30 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, उनका केस खत्म ही नहीं हुआ और कंपनी चालू ही नहीं हुई। एक व्यक्ति जवान से बूढ़ा हो गया, पर उसको, और वो बस इसी उम्मीद में बैठा रहा कि कंपनी चालू होगी, पर कंपनी चालू होगी हमारी शर्तों पे। बात समझ में आ रही है? उसने क्या करा मालूम है, सेठ ने कहीं और डाल ली कंपनी, ले जा। तुम 30 साल तुमने सिर्फ इसी उम्मीद में बर्बाद कर दिए कि हम जीतेंगे केस, हम जीतेंगे, उसने कहीं और डाल दी ना। बात समझ में आ रही है? तो वो यही बोल रहा है कि भाई ये मत सोचो कि हम, मतलब प्रबंधन भी ये नहीं सोचे बेटा, है ना, कि हमें हमसे मेरे कारण तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बात समझ में आ रही है? मैत्री न की मतभेद, मैत्री मतलब मित्रता और विरोध नहीं होना। ठीक, चलिए आगे। सहयोग न की व्यक्तिवाद, ये मेरा काम नहीं है यार, मैं नहीं करूंगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितने भी कर्मचारी वहां पर है, उनके अंदर एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़ने का, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति का काम हो गया, वो निकल जाएगा, चुपचाप निकल जाएगा, जबकि उसका साथी शायद किसी काम में उलझा हुआ है, तो उससे पूछेगा भी नहीं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। नहीं यार, एक दूसरे की मदद करो। समझ में ही बात? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अकेला खुद के बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। क्लियर? प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। आपको अपने कर्मचारी जो भी है ना अपने आप, उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचना है कि उसका विकास कैसे हो, एक व्यक्ति का विकास। आपने एक व्यक्ति को रखा एक ही डिपार्टमेंट पे, 25 साल से वो एक ही काम कर रहा है, बोले नहीं भाई वो एक काम में एक्सपर्ट हो गया ना, अब उसको दूसरा और काम दो ताकि वो कुछ और सीखे। भाई कुछ और सीखेगा तो तब उस बेचारे की सैलरी भी तो बढ़ेगी। आपने तो एक ही काम कर दे दिया उसको, क्या पोस्ट ला के ऑफिस में रखना, पहले ऐसा होता था, उसका एक ही काम बेचारेगा, क्या डाक आती थी ऑफिस में, और वो डाक उठाना और सभी डिपार्टमेंट में देना, एक ही काम जीवन भर उसने बेचारे ने एक ही काम करा। अब यदि मान लो कंपनी बंद हो गई और दूसरी जगह ये डाक बांटने का काम है नहीं, तो बेचारा को और दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेचारे को आया था ही नहीं। तो बोले आप ऐसा मत करो, आप उसको, उसका विकास करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको जो नहीं आता उसके लिए आप उसको सिखाओ। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर ध्यान देना है ना, इस लाइन को अच्छे से ध्यान देना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब जब आप उसको नौकरी पे रख रहे हो ना, तभी आप वो कितना एक्सपर्ट है इस बात का आपके दिमाग में आना चाहिए, और आपको ये आना चाहिए कि भैया ये कहाँ काम कर सकता है और इससे हम क्या करवा सकते हैं और इसको क्या चीज की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। बात समझ में आई? ये पहले ही आ जाना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, है ना, की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही काम सौंपा जाए। ये लाइन, उसकी रुचि और योग्यता, बिना योग्यता वाले को काम दे देंगे तो क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम पे ही मत रहो, उसको ट्रेनिंग दो, ट्रेन हो जाए तब उसको काम दो। क्लियर? नियोजन न कि तर्थवाद, इसका मतलब है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कार्य मन माने ढंग से न कराकर निश्चित योजनाओं, कार्यक्रमों और नियमों के आधार पर करवाए जाते हैं।
समझ में आई बात? लक्षण में पढ़ा तो है अपन ने कि नियम होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए, है ना? ठीक, आगे मतलब ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कर रहे हैं, नहीं मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसा करना। अरे ऐसा थोड़ी ना होता भैया, प्लानिंग कर उसकी कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है। क्लियर बच्चे? चलिए, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। हमेशा आपको क्या करना है, अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाना है ये सोचना है। ठीक है, ये यहाँ पर हो चुका है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। क्या पढ़ चुके बेटा? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हमने चालू करा वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ी। अब आ रही है वैज्ञानिक प्रबंधन के तकनीक। मतलब सर तकनीक मतलब, तकनीक का मतलब ये है साहब कि आपको हमने अभी ज्ञान दे दिया ऊपर, मतलब सिद्धांत क्या हो गया, ज्ञान, कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब व्यक्ति को समझ में ही नहीं आया कि चलो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो आपने बोल दिया, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूं। अरे यार, महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार रख दिए थे, है ना, कि मेरे को नहीं मानना है, ये तो मेरे सब सामने मेरे परिवार वाले हैं, तो कृष्ण जी ने उनको ज्ञान दिया, क्या? गीता, खूब चीजें समझाई, समझ तो आ गई उनको, पर फिर भी वो हथियार उठाने को तैयार नहीं थे। वो आखिरी में एक ही चीज पूछते, क्या करूं? तो वो बोलते यार बेटा अब देख, तेरे को ज्ञान तो दे दिया पर तेरे को समझ में आ नहीं रहा है कि करना कैसे। तो मेरी 3 बात ध्यान से सुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। बस तू इस ज्ञान, पूरा गीता का ज्ञान नहीं समझ पाया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 बात समझ ले और बस कर। बात समझ में आई? तेरा कर्तव्य क्या है, तू योद्धा है, तेरा कर्तव्य युद्ध करना धर्म के लिए, और धर्म यही है कि तेरे को अब युद्ध करना पड़ेगा। अपन यहां तक आ चुके, अब पलट नहीं सकते, बस अब तू कर। समझ में आई बात? तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि हमने यहाँ ऊपर ज्ञान दे दिया क्या, कि वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे होना चाहिए सिद्धांत। अब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करूं क्या मैं। तो उनने बोला एक काम कर, तू इन तकनीकों का प्रयोग कर। जब तू इन तकनीकों का प्रयोग करेगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली तू किसका सिद्धांतों का पालन कर लेगा, वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आई? तो सिद्धांत एक ज्ञान है और तकनीक उस वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राप्त करने का तरीका है। तकनीक क्या है? तरीका। आप बस उस हिसाब से करो, ऑटोमेटिक आपका प्रबंधन कैसा हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार हो जाएगा। अंतर समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहला तकनीक, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन या प्रयोग। सबसे पहला कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब जो भी काम हो रहा है ना, उसका आप क्या करो, अध्ययन करो, अच्छे से उसको समझो जो हो रहा है। बात समझो, आप सुधार तब कर पाओगे जब आपको मालूम है कमी कहाँ है, हाँ है ना? तो कमी ढूंढने के लिए आपको उसको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो ये बोल रहा है कि जो भी कार्य हो रहा है ना, उनको आप आगे के 4 आधारों पर, समय, गति, थकान और कार्यविधि, इन 3 रूप में, इन 4 रूपों में आप उसका क्या करो, अध्ययन करो। जब उन 4 रूपों का तुम अध्ययन करोगे, 4 तरीके से उस कार्य का अध्ययन करोगे, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कहाँ कमी है, उसका तुम सुधार करना, है ना? फिर क्या रुक जाओगे? नहीं, फिर अध्ययन करना, फिर कमी मालूम पड़ेगी, फिर सुधार करना, फिर अध्ययन करना, ये चलता रहेगा। बात समझ में आई? मैंने बैंक का उदाहरण दिया था ना, लाइन लग रहे हैं, पर फिर आप बैठ के आराम से काम करो, फिर बैठ के नहीं, बोले इन्वेलप में देके चले जाओ, फिर इन्वेलप नहीं, एटीएम से काम करो, एटीएम नहीं, मोबाइल से काम करो, हमेशा। ठीक, चलिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत एक संस्था में संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधि, जितना भी काम हो रहे हैं ना, एक्टिविटी का गहन अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गहन। गहन का मतलब होता है बारीकी से, ताकि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम उत्पादन मिल सके।
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेंगे, 4 काम। पहले हम लेंगे समय अध्ययन। समय अध्ययन का अभिप्राय यह निश्चित करना है कि सामान्य योग्यता, एक नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य योग्यता मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति एवं सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को किसी कार्य को संपन्न मतलब पूरा करने में कितना प्रमापित समय लगना चाहिए। ये प्रमापित शब्द को भूल जाओ, है ना, ये आगे समझ में आएगा। सिर्फ अभी तुम क्या ध्यान रखो कि काटना नहीं है उस शब्द को, है ना, उसको काट मत देना कि मैंने काटने का नहीं बोला है, मैंने बोला अभी समझने पे ध्यान मत दो, आगे ये जब अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसी में समझ में आएगा कि प्रमापित का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, काटना नहीं उसको। अभी सिर्फ इतना मतलब आपको आंसर में प्रमापित शब्द लिखना ही है, ये नहीं लिखोगे तो आंसर गलत है, पर अभी पूरी तरह से वो बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझो कि एक सामान्य बुद्धि वाले, सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति को किसी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए यह निश्चित करना है। मतलब कोई काम कितनी देर में होगा। आपने किसी व्यक्ति को एक टी शर्ट सिलने का काम दिया, आपका टी शर्ट कंपनी है, राइट, रेडीमेड। अब वो एक टी शर्ट कितनी देर में सिल सकता है ये देखना है आपको। एक नॉर्मल, है ना, व्यक्ति एक टी शर्ट को सिलने में कितना टाइम लेगा ये देखना है आपको। ठीक है, इसके आधार पर ही मजदूरी की दर निश्चित होगी, मतलब उसको कितना पेमेंट देना है। भाई सीधी सी बात है ना, दिन भर में तो कितने टी शर्ट सिलेगा और उस आधार पर देखो दिन भर की हम मेहनत देंगे। बेटा एक्चुअल में जब आप किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखते हो ना, तो पहले ये देखते हो कि ये आपको दिन भर में कितना काम करके देगा, तभी जाके आप उसके क्या तय करते हो, उसकी सैलरी तय करते हो। समझ में आ रही बात? यदि वो उतनी क्षमता नहीं रखता है तो आप उसकी सैलरी को क्या कर दोगे, कम। क्यों भाई, इतना सा काम करेगा तो इतनी सैलरी, है ना। इसके आधार पर ही मजदूरी निश्चित होती है। प्रमाणित समय का निर्धारण एक ही काम के अनेक अनुभवों प्रयोगों में लगने वाले औसत समय के आधार पर किया जाता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझो। वो लिज्जत पापड़ वाला तो आप लोगों ने देख रखा है। अच्छा, एक और जानकारी देखनी थी कि YouTube पे अब वो लिज्जत पापड़ वाला जो मैं वीडियो बोल रहा था, अब वो अवेलेबल नहीं है तो सही, पर वो तेलुगु में, तो वो समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अब मैं और कोई सा एक वीडियो देखूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आए। मतलब मेरे को पढ़ाने के लिए भी देखो वीडियो देखने पड़ते हैं, क्या करूँ, है ना। पर वो वीडियो इतना बेस्ट था मैनेजमेंट समझाने के लिए, उसमें सब कुछ था। क्यों? क्योंकि वहां पर है ना ज्यादातर लोग कौन काम कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग काम कर रहा था, इंसान काम कर रहा था। अब बाकी दूसरे वीडियो ढूंढ रहे हो ना, उसमें सब मशीनें काम कर रही है, और हम क्या पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट किसका, लोगों का। उसमें आपने देखा होगा कि एक लेडीज को कितने किलो आटा देते थे पापड़ बनाने के लिए। यदि लेडीज उससे भी ज्यादा पापड़ मांगेगी तो नहीं देंगे वो, भाई नहीं होगा तेरे से, रहने दे, हमको मालूम है ना। जैसे मान लो कि अपन टी शर्ट का एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। तो टी शर्ट में क्या होगा कि हम 10 लोगों को एक टी शर्ट बनाने का बोलेंगे। पहले व्यक्ति ने मान लो उसको 15 मिनट में सिला, दूसरी ने उसको 20 मिनट में सिला, तीसरे ने उसको 17 मिनट में सिला, चौथे ने उसको 14 मिनट में सिला, पांचवें ने 13 मिनट में सिला। ठीक, ऐसा अलग अलग सबका आंकड़ा आएगा। हम उसका क्या निकाल लेंगे, औसत तो समझते हो। और हम उस समय को, जैसे औसत निकला 15 मिनट, कि नॉर्मली एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 15 मिनट में एक टी शर्ट सिल देना चाहिए। ये जो 15 मिनट फिक्स कर देंगे हम, अब क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे हमारे यहाँ कि भैया टी शर्ट 15 मिनट में तेरा एक हो जाना चाहिए। मतलब दिन भर में 25 टी शर्ट तेरे को सिल के देना है, आपको सिल के देने का है। बात समझ में आई? तो अपन अपने यहाँ जब भी कोई लेबर रखेंगे टी शर्ट सिलने के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे, देख बेटा दिन भर में 25 टी शर्ट सिलने होंगे। हम उसको टाइम नहीं बता रहे, हम सिर्फ उसको क्या बता रहे, 25 टी शर्ट दिन भर में सिलने होंगे, तो दिन भर की तेरी मजदूरी हो जाएगी 300 रुपए। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? ठीक, ये अपन ने जो समय निश्चित कर दिया ना कि दिन भर में, एक दिन में या 15 मिनट में एक टी शर्ट
ये जो मिनट को अपन ने क्या कर दिया, प्रमापित कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया। इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए, ये प्रमापित है, ये समय क्या हो गया, प्रमापित हो गया। अब इससे इससे ऊपर समय नहीं जाना चाहिए, मतलब 16 मिनट नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 15 मिनट के अंदर कर लोगे बहुत ही अच्छी बात है, पर 15 मिनट के 1 सेकेंड भी ऊपर नहीं लगना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रमापित, स्टैंडर्ड। ठीक है, इस आधार पर ही मजदूरी तय होगी। हाँ, प्रमापित समय का निर्धारण एक ही काम के अनेक अनुभवों प्रयोगों में लगने वाले औसत समय के आधार पर किया जाता है। अध्ययन करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप वॉच समझते हो? जब दौड़ते हैं तो चालू कर देते, टिक 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 वो चलती जाती है, फिर देखते अच्छा इतनी देर में आपने ये काम करा है ना। तो आपको ये अध्ययन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्टॉप वॉच अपने साथ में रखो और उसको बोलो हाँ भाई बना, चालू करो, फिर देखो कि कितनी देर में इसने वो काम करा। समझ में आ रही बात? स्टॉप वॉच का प्रयोग करना पड़ेगा ये अध्ययन करने के लिए। क्लियर? भाई इसके उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है ना, समय अध्ययन और इसके उद्देश्य। तो एक कार्य को करने के लिए प्रमापित समय का पता लगाना, कोई कार्य है ना उसको करने का प्रमापित समय का पता लगाना। और प्रमापित समय का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या कि वो काम इतने समय के अंदर हो जाना चाहिए। क्लियर? एक दिन में किए जाने वाले कार्य का निर्धारण, मतलब एक टी शर्ट कितने दिन में, एक टी शर्ट कितनी देर में, 15 मिनट में। तो पूरे दिन भर में कितनी चाहिए, बोले 25 टी शर्ट चाहिए, तो पूरे दिन भर का कार्य कितना होगा उससे निर्धारित हो जाएगा। समझ में आया? आगे वांछित, वांछित मतलब जो हम श्रमिक चाहते हैं, वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण। तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा ना कि एक दिन में एक कितने बनाएगा, 25 टी शर्ट बनाएगा। ठीक, एक हम महीने में अपने को कितने टी शर्ट बनाने हैं और उस टी शर्ट बनाने के लिए हमको कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? श्रम लागतों का अनुमान लगाना, क्या फायदा है, लागत कितनी लगेगी भाई, 300 रुपए दिन के ले रहा है ना। अब यदि बोल दो नहीं सेठ 400 रुपए दिन का लूंगा, तो अपन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है तो एक दिन में कितने सिल सकता है, 25, तो हमको ज्यादा से ज्यादा पुरता है वो 300 रुपए देना। यदि 400 देंगे तो हम घाटे में। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी बताया था ना, हम कितनी सैलरी देंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हमारे लिए कितना काम करेगा। क्लियर? ठीक है। और कुशल और अकुशल श्रमिकों को छांटने के लिए, अब एक व्यक्ति 20 मिनट में सिल रहा है, तुम बोलोगे उसको, टाइम तो दोगे उसको सीखने का, और तब तक आप उसको क्या बोलोगे, तब तक तेरी सैलरी रहेगी 200। 20 मिनट में सिल रहा है ना, जब तक तू बेटा 15 मिनट में एक नहीं सिल ले, है ना, तब तक तेरी सैलरी 200। या तो वो काम छोड़ के चला जाएगा या वो सीखेगा। जिस दिन सीख जाएगा उस दिन हम उसको 300 रुपए सैलरी दे देंगे दिन की। क्लियर? ये देखो चित्र देख रहे हो अगले पेज पे, कैसे ये मैनेजर देखता रहता है कि कौन काम कितनी देर में कर रहा है, और हाथ में क्या ले लेगा, एक घड़ी ले लेगा, स्टॉप वॉच, है ना। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए गति अध्ययन मेरे ख्याल से अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, फटाफट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।